एवरीवन, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी सीजीएल 2024 का जो प्री का एग्ज़ाम्स हुआ था उसका 9 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और इसके पहले मैंने सेट 1 जिसमें मैंने 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस किया था जीके जीएस का, तो वहाँ आप मेरे चैनल पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको पीडीएफ मिले और उससे रिवाइज कर सके। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को यहाँ से जो एसएससी में प्रीवियस में पूछे गए हैं क्वेश्चंस उसका वीडियो और जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके साथ साथ साइंस का जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका वीडियो आप लोगों को कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स के साथ और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ मिलता रहेगा ताकि आपका प्रिपरेशन एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो सके। तो आप लास्ट में कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप अपना कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि मेरा कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुंड और टंका यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? भारत के किस राज्य में कुंड और टंका का उपयोग जल संचयन के लिए किया जाता है? तो यानी कि जो रेन वाटर होता है या फिर जो भी पानी जो होते हैं जल होते हैं उसे फ्यूचर के यूज के लिए वाटर को सेव करके रखा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि कुंड और टंका जो नाम दिया गया है वो कौन से स्टेट में यूज होता है? तो ये होता है राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A1 राजस्थान। अब हम लोग और भी दूसरे स्टेट्स में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नेम यूज होता है अलग अलग स्टेट में उसे देखेंगे। तो इस साइड स्टेट का नेम है और इस साइड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का नेम है। तो नागालैंड में क्या होता है यूज? जबो एंड चियू ओझी। असम में होता है डोंग्स, गर और दारा। तमिलनाडु में होता है येरी, ईरी और कुलम्स। राजस्थान में होता है कुंड्स, कुइस, खादिन्स, जोहार्स, तालाब, टंका और नाडा। लद्दाख में होता है जिंग। महाराष्ट्र में होता है फाड़, बराबास, ताल। मध्य प्रदेश में होता है और उत्तर प्रदेश में दोनों ही स्टेट में भुंडीस का यूज किया जाता है। उसके बाद बिहार में क्या होता है? आहर और पैन होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि पूछा गया था कि आहर और पैंस जो है वो हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन से स्टेट में यूज किया जाता है? तो ये बिहार में होता है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कुल्हा होता है यूज। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू रीजन, वहाँ पे पॉन्ड्स कहलाता है। फिर केरला है, वहाँ पे सुरंगम कहलाता है। उसके बाद कर्नाटका है, वहाँ पे कट्टास कहलाता है। ये थे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का डिफरेंट नेम्स डिफरेंट स्टेट्स में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी? ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच में क्या संबंध है? तो इसमें कैसा संबंध हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि और इसे इस तरह से लिखेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिमांड के। ये कैसे होगा? आप समझ सकते हैं कि जब सपोज कोई पर्सन लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक में? 4% है और सेकेंड टाइम क्या हो गया? 5% हो गया। तो जब 4% इंटरेस्ट रेट था तो ये क्या है? 5% से कम है। तो इस टाइम क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो लोग ज़्यादा पैसे लेना चाहेंगे बैंक से। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो डिमांड क्या होता है? ज़्यादा होती है। और इंटरेस्ट रेट जैसे ही क्या होता है? बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है? घटती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन है दोनों में, इंटरेस्ट रेट और डिमांड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, when electric current is passed through water, which type of chemical reaction takes place? जब विद्युत धारा पानी के माध्यम से पारित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? तो ये कैसा रिएक्शन होता है यहाँ पे जब करंट को पास किया जाता है वाटर से? तो यहाँ पे होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हम लोग समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है वाटर से तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वहाँ पे होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है वो ब्रेकडाउन हो जाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी ब्रेकडाउन होना। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में रिएक्शन क्या होता है?
केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जब H2O है उसका जब डिकम्पोजिशन होगा तो ये टूटेगा किसमें, H2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता है, एनोड पे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या होता है, कितना चार्ज होता है, -2 होता है, और हाइड्रोजन का कैसा चार्ज होता है, +1 होता है। अब कौन से एलिमेंट पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, इसके लिए आप रिडॉक्स रिएक्शन का वीडियो मैं बनाई हूँ, उसे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया है कि कौन से एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, कैसा चार्ज होगा, वो आप आसानी से वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का -2 और हाइड्रोजन का +1 होता है चार्ज। तो ऑक्सीजन क्या है, निगेटिवली चार्ज है, तो ये किस पे जाएगा, अपोजिट चार्ज पे जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले पे जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है, एनोड होता है। तो ये है क्या है, ये एनोड है, इस साइड ये एनोड है, तो ये एनोड हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पे जाएगा ऑक्सीजन। और निगेटिवली चार्ज कौन सा है, कैथोड, तो इस पे डिपॉजिट होगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से दोनों ही अलग अलग चार्ज वाले एलिमेंट अलग अलग एनोड और कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। तो ये आप लोगों ने अपने पहले क्लासेस में 11th-12th में आप लोगों ने ये सब प्रैक्टिकल किया होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। यहाँ पे एक बीकर में वाटर लिया जाता है, उसमें कैथोड और एनोड को रखा जाता है, और उसमें क्या किया जाता है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके दौरान क्या होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोविंदजी नरतानल्या इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। गोविंदजी नरतानल्या निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये है मणिपुर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मणिपुर। तो जो गुरु बिपिन सिंह थे, उन्होंने गोविंदजी नरतानल्या डांस स्कूल बनाया था विमेन के लिए, कहाँ पे, इम्फाल में, और 1972 ईस्वी में। और उन्होंने मणिपुरी नरतानल्या डांस स्कूल भी बनाया था कैलकाटा में 1972 ईस्वी में। उनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1918 में। इस फैक्ट्स को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन 2021, which of the following states did the Prime Minister lay the foundation stone of राजा महेंद्र प्रताप सिंह उत्सव स्टेट यूनिवर्सिटी। 2021 में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। तो ये कौन से स्टेट में बनाया गया, ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Which condition also known as jaundice icterus causes yellowing of your skin and the whites of your eyes। कौन सी स्थिति में, जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद का कारण बनती है। तो ये कौन से डिजीज में होता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जॉन्डिस में ऐसा होता है। तो जॉन्डिस में क्या क्या होता है, इसमें स्किन, आइज और म्यूकस मेम्ब्रेन ये सब क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। और यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बॉडी में क्या होना शुरू हो जाता है, बिलिरुबिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। और बिलिरुबिन क्या होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है रेड ब्लड सेल्स का लीवर में। तो जब रेड ब्लड सेल जब टूटता है, ब्रेकडाउन होता है उसका, तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है। और यहीं जब ज़्यादा अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है, टू मच बनता है, तो कौन सा सिम्टम दिखने लगता है, जॉन्डिस का सिम्टम दिखने लगता है। और इसका कॉजेज क्या होता है जॉन्डिस का, ये बहुत सारे कारण से इसका सिम्टम दिख सकता है। जैसे कि अगर बहुत सारा रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होगा तब भी जॉन्डिस का सिम्टम दिख सकता है। लीवर अगर ओवरलोडेड होगा, डैमेज होगा तब भी हो सकता है। ब्लड डिजीज में होगा, जेनेटिक सिंड्रोम्स में होगा, लीवर डिजीज में होगा, हेपेटाइटिस और सिरोसिस में होगा, ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट्स में होगा, और कभी इन्फेक्शंस में भी जॉन्डिस का सिम्टम्स दिखता है। इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया, स्किन और आईज येलो होना शुरू हो जाता है,
और इसमें और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। येलोइंग ऑफ स्किन और आइज के अलावा इसमें इचिंग होता है, डार्क यूरिन हो जाता है, पेल स्टूल्स होता है, यानी कि टॉयलेट जो होते हैं पीले होने लगते हैं, पीले नहीं मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी दिखने लगता है, एब्डोमिनल पेन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वेट लॉस होता है, नौसिया होता है, वोमिटिंग होता है और फीवर भी हो सकता है। तो ये सारे एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं जॉन्डिस के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। द चिटागोंग आर्मी रेड वॉज लेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज? चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किया था? सूर्य सेन ने। तो सूर्य सेन किससे बिलोंग करते थे, कौन से ग्रुप से? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से बिलोंग करते थे वो। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी को किसने बनाया था? सूर्य सेन ने बनाया था। कहाँ पे? बंगाल में। और सूर्य सेन को मास्टरदा भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे जिसे लीड किया था सूर्य सेन ने, उन्होंने चिटागोंग पे अटैक किया कब? 18 अप्रैल 1930 को, 1930 में अटैक किया चिटागोंग पे। और इस तरह से इन्होंने 30 के बाद 3 साल तक लगातार कंटिन्यू अटैक करते रहे वो चिटागोंग पे। और इसके बाद फाइनली सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया 16 फरवरी 1933 को, और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी की सजा दी गई। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ये आर्मी रेड का ऑब्जेक्टिव क्या था, चिटागोंग आर्मी रेड का? तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है और चिटागोंग है उसे ब्रिटिश रूल से फ्री करना। और सेकंड है पॉइंट कि इसका ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो नेशन में कॉलोनियल रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट में अपराइजिंग स्टार्ट करना, यानी कि उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करना। इसके मेंबर्स कौन कौन से थे? गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीति लता, बड्डेडर, अंबिका चक्रवर्ती, ये सारे मेंबर्स थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द ओपनिंग मैच ऑफ विमेंस प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट वॉज प्लेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज? महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो ये कहाँ खेला गया था? 2023 का प्रीमियर लीग विमेंस का ये खेला गया था मुंबई में। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये जो विमेन प्रीमियर लीग है ये कौन से कंट्री का है? इंडिया का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्रिकेट सेंटर, चर्च गेट, मुंबई, महाराष्ट्र। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसका फॉर्मेट है T20। फर्स्ट एडिशन हुआ है 2023 में, लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2024 में, और नेक्स्ट कब होगा? 2025 में होगा। ये इसका टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? डबल राउंड रॉबिन प्लेऑफ। इसमें कितने टीम्स हैं? इसमें 5 टीम्स हैं। इसमें टोटल कितने सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं? इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाया गया किसके द्वारा? मेग लेनिन के द्वारा, 708 रन। और सबसे ज़्यादा विकेट किसके द्वारा लिया गया? सोफी इक्लेस्टन। इसमें 29 विकेट इनके द्वारा लिया गया। अब हम लोग अलग अलग जो सीजन्स हुए हैं इसके, उसके विनर्स और होस्ट प्लेस देखेंगे। तो जो 2023 का जो सीजन हुआ उसमें विनर कौन रहा? मुंबई इंडियंस। और होस्ट भी करवाया गया था मुंबई में। जो पहला एडिशन था वो मुंबई में हुआ और इसमें जीता भी मुंबई इंडियंस। जो दूसरा सीजन हुआ वो 2024 में हुआ। इसके विनर्स रहे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और इसके होस्ट रहे बेंगलोर और दिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिएटेड अ ड्राफ्ट पॉलिसी इन 2022 फॉर सीनियर सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 41 विच एम्स टू फॉर्म अ डायरेक्टोरेट फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स? निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाई जिसका उद्देश्य था वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाना? तो ये किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही नहीं है DPSP के बारे में। इसमें बोला गया है कि दीज आर ऑफ जस्टिएबल नेचर, लेकिन ये जस्टिएबल नेचर का नहीं होता है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। बाकी और जो 3 ऑप्शंस है वो इसके सही हैं। तो हम लोग DPSP के बारे में डिटेल को देखेंगे अब। तो DPSP जो है वो क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक गाइडलाइंस है। ये किसमें है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, बताया गया है इसके बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका काम होता है कि स्टेट में वेलफेयर इस्टेब्लिश करना और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करना। और DPSP में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है, इसमें वीमेंस राइट के बारे में बताया गया है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में है, रूरल डेवलपमेंट है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, यानी कि स्टेट और यूनियन में किस तरह का अपना अपना पावर दोनों का होगा, उसके बारे में इसमें भी मेंशन किया गया है, इसमें बताया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और फिलॉसफी ऑफ सोशलिज्म और लिबरलिज्म और गांधीयनिज्म, ये सारे भी टर्म से यहाँ से कुछ इसमें इंस्पायर होकर इसमें कुछ मटेरियल को डाला गया है। और DPSP जो होता है वो नॉन जस्टिएबल होता है, यानी कि इसमें जो जुडिशियरी इसे इन्फोर्स नहीं कर सकती है, यानी कोई पर्सन अगर इसे नहीं मान रहा है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में आप लोग फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो कोर्ट में रिट को फाइल किया जाता है, लेकिन DPSP के केस में ऐसा नहीं है। इसमें अगर पर्सन नहीं इस चीज़ को फॉलो कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके लिए ये कोर्ट में इसे जुडिशियरी के द्वारा इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। और इसमें और क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट है जो DPSP को अमेंड कर सकता है, इसमें बदलाव ला सकता है कुछ, लेकिन उसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करना होगा स्पेशल मेजोरिटी से। और स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उसका 2/3 वोट होना चाहिए, या फिर जितने भी स्ट्रेंथ हैं उसका 2/3 थर्ड जो होना चाहिए वोटिंग होना चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी बोला जाता है। अब इसमें किसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसमें फ्री लीगल एड फॉर पुअर प्रोवाइड किया जाता है, ये इसके अंदर आता है जस्ट और ह्यूमन वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ है, राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The High Court and Supreme Court Judge Salaries and Conditions of Service Amendment Bill 2021 is bill introduced by the लोक सभा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा द्वारा पेश किया गया एक विधेयक है। तो ये जो बिल पेश किया गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के सैलरी और कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए, वो कब किया गया था, ये किया गया था 30 नवंबर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस ग्रीन रेवोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है। तो हरित क्रांति में मेनली क्या था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स स्पेशली व्हीट एंड राइस। इसमें एग्रीकल्चर में फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करने पे फोकस किया गया था, स्पेशली किसके बारे में, व्हीट और राइस के बारे में। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें जो एग्रीकल्चर का जो प्रैक्टिसेस था उसमें कुछ चेंज लाया गया। ये कब शुरू किया गया था, 1960 ईस्वी में, और इसमें फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की गई थी। और इसमें फूड प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगा, जब उसमें कुछ न्यू सीड्स यूज होंगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज होंगे और पेस्टिसाइड्स यूज होंगे। तो ये सभी चीज़ों को यूज किया गया। अब जो M.A. स्वामीनाथन है उन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है इंडिया के लिए, लेकिन जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड के लिए। और जो नॉर्मन बोरलॉग है उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1970 ईस्वी में। किसके लिए, इन्होंने व्हीट का हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप किया, उसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 1970 ईस्वी में। और
गवर्नमेंट ने 2005 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन क्रिसोन्नति योजना भी इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर में बूस्ट लाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। Which article of the Constitution explains that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the Union, and the executive power of the Union shall extend to the giving of such directions to the state as may appear to the Government of India to be necessarily for that purpose। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या की गई है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग की जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई बाधा या पूर्वाग्रह न हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति की विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश नहीं देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? ये आर्टिकल 257 है, जिसमें बताया गया है कि जिसमें आर्टिकल 257 में बताया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और इसी लाइन को यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर से। लेकिन ये इसमें यूनियन को अलाउ किया गया है कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सके और उसके एग्जीक्यूटिव पावर को भी कुछ गाइडलाइंस दे सके, लेकिन जो यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर होगा उसको ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जो स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है। और इसमें यूनियन को ये भी पावर मिला है कि वो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कर सकती है कम्युनिकेशन के बारे में, और जो फंक्शंस होता है नवल का, मिलिट्री का और एयरफोर्स का उसमें भी मेंटेन करने का और कंस्ट्रक्ट करने का इसमें पावर किसे दिया गया है? यूनियन को दिया गया है। और इसमें यूनियन है जो डायरेक्ट कर सकती है स्टेट को किस बारे में? रेलवे को कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने स्टेट में, उसके बारे में भी यूनियन को ऐसा पावर मिला हुआ है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 257। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल इंडिया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर सबसे अधिक है? तो 11 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट में वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। अब जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फीमेल वर्कर्स है वो कितनी है? 149.8 मिलियन इतनी फीमेल है जो वर्कर्स है इंडिया में, और इसका रेट कितना हो जाएगा? परसेंटेज हो जाएगा 25.51%। अब रूरल एरिया का बात करें तो यहाँ पे 121.8 मिलियन फीमेल वर्कर्स हैं, परसेंटेज में हो जाएगा 30.02%। और अर्बन एरिया की बात करें तो ओनली 28 मिलियन फीमेल है जो वर्कर्स हैं, और इसका परसेंटेज हो जाएगा 15.44%। अब आप लोगों को डाउट हो सकती है कि यहाँ पे रूरल एरियाज में ज़्यादा फीमेल वर्कर्स कैसे हैं? तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लोग फीमेल जो होती है खेतों में भी काम करती है, और भी अलग अलग छोटे छोटे सेक्टर होते हैं वहाँ पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा है। अब अलग अलग स्टेट में हम लोग देखेंगे कि कौन से स्टेट में कितना फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट है वहाँ का देखेंगे तो हरियाणा में है 14.7%, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 47.4%, झारखंड में है 35.2%, कर्नाटका में है 31.7%, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है 10 से 17% के बीच में, और मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम में कितना है 35 से लेकर 40% के बीच में। और ओवरऑल मेल का कितना है वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में
सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये है 53.26%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन 1307 से 08 AD टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। 1307 से लेकर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था। तो दक्षिणी अभियान अलाउद्दीन खिलजी का कहाँ पे हुआ था? देवगिरी में हुआ था। और देवगिरी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का जितना भी विक्ट्री है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले था कारा, जो 1291 में इसने जीता था। ये कहाँ पे है प्रेजेंट में? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद था गुजरात, ये 1299 ईस्वी में हुआ था। ये दिल्ली का पावर अलाउद्दीन खिलजी को मिलने के बाद पहला आर्मी असॉल्ट था। उसके बाद है रणथंभौर, जो 1301 में हुआ, ये है राजस्थान में। उसके बाद चित्तौड़ 1303 में, ये भी है राजस्थान में। उसके बाद मालवा 1305 में, ये रीजन कहाँ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसपास है। उसके बाद है देवगिरी, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। वारंगल 1308 में, तेलंगाना में है ये। उसके बाद है द्वार समुद्र, ये 1310 में हुआ, ये कर्नाटका के वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है। उसके बाद हुआ मदुरा में, जो कि 1311 में हुआ, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक जनरल था, जनरल स्लेव था मलिक काफूर। उसने बहुत सारे वार्स को कंडक्ट किया साउथ में, जिसमें विंध्या के साउथ में बहुत सारे वार को कंडक्ट किया और उसने जीता भी, जैसे कि देवगिरी में 1308 में, वारंगल में 1310 में और द्वार समुद्रा 1311 में। ये सारे डेट को याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो ये क्या होता है? इकोसिस्टम होता है, जो नेचर का फंक्शनल यूनिट होता है। अब जो इकोसिस्टम जो है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, दोनों किस तरह से मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, किस तरह से दोनों में इंटरेक्शन होता है, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम कैसा हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जैसे कि खुद से मैनमेड जो होते हैं, एक्वेरियम ये सब होते हैं, वो सब क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। और ये वाटर में भी होता है इकोसिस्टम और लैंड में भी होता है। अब जो इसके फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट्स बायोटिक होते हैं और एबायोटिक होते हैं। तो बायोटिक में क्या आएगा? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स हो गए। एबायोटिक में क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, जैसे कि रॉक्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब होता है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स फैक्टर्स। अब जो इकोलॉजी होता है वो क्या होता है? इकोसिस्टम के बारे में जो स्टडी होता है, यानी लिविंग थिंग्स और जो एनवायरनमेंट है किस तरह से इंटरेक्ट करता है, उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है इकोलॉजी। अब जो सर आर्थर टैंसले हैं, उन्होंने इकोसिस्टम को ये किया, ये वर्ड इकोसिस्टम किसने दिया? सर आर्थर टैंसले ने 1935 ईस्वी में। और अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी वर्ड को दिया, जिसमें स्टडी किया जाता है रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसके पहले मैं इसके बारे में डिटेल बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका नेम ऑप्शन नंबर 1 कैसे होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टर्शियरी वर्ड है उसका मतलब क्या है। तो टर्शियरी का मतलब होता है कि जब कार्बन है जो एक कार्बन से अटैच होता है तो उसे प्राइमरी बोलते हैं। ये कार्बन है जो 2 कार्बन से अटैच है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, तो इसे 2 कार्बन से अटैच होगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। और जब कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 3 कार्बन से अटैच होगा तो उसे बोलते हैं टर्शियरी। यानी कि यहाँ पे हम लोग को तो श्योर है कि जो भी कार्बन होगा वो 3 साइड से क्या होगा?
कार्बन से अटैच होगा, यानी कि यहाँ पे दूसरा बनाती हूँ। ये जो कार्बन होगा 3 साइड से दूसरे कार्बन से अटैच होगा, तो ये टर्सरी हो गया। और एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो एक एक्स्ट्रा होगा वो क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? OH से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक OH हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे बना सकते हैं, OH एक हो गया, यहाँ पे एक C, एक यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पे कार्बन। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे 3 कार्बन से अटैच हो गए कार्बन और एक OH ग्रुप। तो इसे ही मैंने यहाँ पे बनाया है, इसे मैं इरेज करती हूँ। तो ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो टर्सरी मतलब 3 कार्बन से अटैच होंगे, एक अल्कोहल हो गया। अब ब्यूटाइल का मतलब है कि 4 कार्बन होंगे। तो 4 कार्बन दिख रहे हैं कि यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है और एक यहाँ है, 4 कार्बन हो गए। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का। अब हम लोग को IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, तो इसके लिए रूल क्या है? सबसे पहले तो ये फार्मूला हो जाएगा C4H10O, यानी कि 4 कार्बन, ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10 होंगे। कैसे 10 होंगे? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे 10 हो जाएंगे और एक ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब हम लोगों को रूल्स देखना है कि क्या क्या रूल्स होते हैं इसके। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को ढूंढना है। उसके बाद क्या करना है? जो कार्बन एटम्स कंजिक्यूटिव वे में होगा, तो उसमें देखना है कि ऐसा नंबरिंग करना है लॉन्गेस्ट चेन का जिसमें कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा वो नज़दीक हो। तो और सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसमें होता है जैसे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसके बाद अगर CH3 सेपरेट हो गया तो ये मिथाइल हो गया। फिर इथेन को बोलते हैं इथाइल, तो C2H5 ये इथाइल हो गया। वैसे ही ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, फ्लोरो हो गया। इस तरह से ये सब जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। तो इसे देखना है कि नज़दीक ये होना चाहिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं उसमें। उसके बाद इसके नेम को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि ये मिथाइल है, इथाइल है, जो भी है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होता है उसको अगर एक से ज़्यादा है तो उसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि अगर मिथाइल भी है, इथाइल भी है, ब्रोमो है, आइडो है, बहुत सारा है, तो उसे किस तरह से लिखेंगे? उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स में लगा सकते हैं या फिर सफिक्स में, यानी आगे में भी लगा सकते हैं या फिर पीछे में, जो पेरेंट कंपाउंड नेम होगा उसमें। तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं? फंक्शनल ग्रुप में हो जाते हैं जैसे कि OH है, वैसे ही क्या है? एल्डिहाइड होता है, इसको लिखते हैं C+O और H, ये एल्डिहाइड होता है। वैसे ही कीटोन होता है C+O, इस तरह से ये कीटोन हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी होते हैं। तो ये दोनों का देखना है नंबरिंग कि नज़दीक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी नंबरिंग किस तरह से, प्रायोरिटी किसका होगा, पहले किसको प्रेफरेंस किसको देंगे? तो सबसे पहले प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को। अगर सब किसी भी जो मॉलिक्यूलर ये स्ट्रक्चर है उसमें किसी भी चेन में अगर फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है और सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसका देना है? फंक्शनल ग्रुप का। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, और उसके बाद देना है सब्स्टिट्यूएंट का। यानी कि ये प्रेफरेंस हो गया कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को नज़दीक रखेंगे कार्बन चेन का जो लॉन्गेस्ट चेन होगा उसमें, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रीफिक्स में क्या क्या लगा सकते हैं? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, जितने भी रहेंगे एलिमेंट्स, जितने भी होंगे 1 2 3 4, उस तरह से इस तरह का भी नेमिंग करना है साथ में। तो अब हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग को नेमिंग करना है। तो इसे मैं इरेज करती हूँ। उसके बाद ये क्या है?
नेमिंग करना, सबसे पहले क्या करना, लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे तो क्या है कि अगर इस साइड से हम लोग यहाँ पे इस साइड से तो नंबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2 ही कार्बन होगा, लॉन्गेस्ट चेन नहीं हो पाएगा। तो इसे इरेज करेंगे। फिर देखेंगे इस साइड से, यहाँ पे कार्बन तो रहेगा ही हमेशा, तो इस साइड से अगर देखेंगे, इस साइड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3, तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। और अगर इस साइड से देखते हैं, इसे भी नहीं अगर रखना है, तो इस साइड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी 1 2 3, तो इस साइड से यहाँ से करना है या फिर इस साइड से करना, दोनों साइड से ही सेम ही होगा। तो हम लोग किसी भी साइड से करते हैं, कि इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 3 और इस साइड से भी करेंगे तो 1 2 3, तो इसलिए हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन से या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन से शुरू करते हैं करना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये कैसा हो गया, सॉरी, ये हो गया 3, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो ये जो है वो हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, और ये जो OH है वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या बना, प्रोपेन बना। तो एक तो लिखेंगे प्रोपेन, और आगे में क्या लिखना होगा, आगे प्रीफिक्स में लगा सकते हैं या फिर सफिक्स में, कौन से नंबरिंग पे फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड कार्बन पे है, तो हो जाएगा 2 ओल। और मिथाइल ग्रुप कौन से कार्बन पे, ये भी 2 पे है, तो 2 मिथाइल हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। तो ये सारे जो रूल्स हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के, उसे आप लोगों को याद रखना है। इसे आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप इजीली किसी का भी नंबरिंग कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग inscriptions of रुद्रदमन इज द फर्स्ट रॉयल स्टोन ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन प्योर संस्कृत। रुद्रदमन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में लिखा गया प्रारंभिक भारत का पहला शाही पत्थर है। तो ये कौन सा है, बिल्कुल प्योर संस्कृत में लिखा गया कौन सा इनका इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है, ये है गिरनार का। तो जो जूनागढ़ का रॉक इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, वो कम्प्लीटली संस्कृत में लिखा गया है। वो कहाँ पे है, गुजरात में है, और इसे ही गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। इसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, और इसे कब लिखा गया है, 150 CE में। इसमें ये जो है 3 सिग्निफिकेंट इंस्क्रिप्शंस हैं रुद्रदमन के, उसमें से ये एक है। जो इंस्क्रिप्शन है रुद्रदमन का, वो किसके बारे में उसमें बताया गया है, उसमें बताया गया है कि रुद्रदमन ने जो दक्षिणा पंथ के राजा थे सतकर्णी, उसे किस तरह से इन्होंने हराया था, डिफीट किया था, उसके बारे में इस जो गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन है उसमें बताया गया है। रुद्रदमन फिर इन्होंने जब डिफीट किया सतकर्णी को, उसके बाद ये कहाँ के राजा हो गए, ये अकारबंती, ईस्टर्न और वेस्टर्न अकारबंती, अनूपा कंट्री, अनारता, सौराष्ट्र और अदर टेरिटरीज के ये लॉर्ड थे। उसके बाद है इसमें जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है उसमें सुप्रा लोकल इरिगेशनल प्रोजेक्ट के बारे में भी मेंशन किया गया है, बताया गया है, और इसमें डिफरेंट काइंड्स के टैक्सेस थे, इम्पोज किए जाते थे, उसके बारे में भी बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ओलंपिक्स डिड गगन नारंग विन द ब्रॉन्ज मेडल। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। तो ये किस में जीता था, ये लंदन 2012 में जो लंदन का ओलंपिक हुआ था उसमें गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कौन से गेम में, ये इन्होंने शूटिंग में जीता था।
अब हम लोग 2024 तक में जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें कौन कौन से मेडलिस्ट हुए हैं, किसने किसने मेडल जीता है किस फील्ड में और कौन से मेडल जीता है उसे देखेंगे। तो 1900 ईस्वी का ओलंपिक हुआ था पेरिस में। उसमें नॉर्मन पिजार्ड ने एथलेटिक्स में 2 सिल्वर मेडल जीते। लेकिन नॉर्मन जो पिजार्ड हैं वो एंग्लो इंडियन है, इसलिए इन्हें कभी कभी कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन जो सबसे पहले इंडियन, जो बिल्कुल इंडियन थे कम्प्लीटली, वो केडी यादव थे। इन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 1996 का अटलांटा ओलंपिक हुआ, उसमें लिएंडर पेस ने टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्नम मेलेस्बरी ने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी ओलंपिक में कोई भी मेडल, किसी भी तरह का मेडल, ये फर्स्ट लेडीज थी जिन्होंने जीता। उसके बाद 2004 का एथेंस का हुआ ओलंपिक, उसमें राज्यवर्धन सिंह राठौर ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद 2008 का बीजिंग ओलंपिक हुआ, उसमें अभिनव बिंद्रा, तो ये जो है अभिनव बिंद्रा, ये एक ही है नेम। अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता और सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये यहाँ पे इनकरेक्ट टाइपिंग हो गया है, इसे मैं PDF टेलीग्राम पे डालूंगी, तो वहाँ पे एडिट करके डालूंगी, सही करके डालूंगी। तो ये सारे का गेम से याद रखना है कि अभिनव बिंद्रा शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, सुशील कुमार रेसलिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वीरेंद्र कुमार बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट है 2012 का लंदन ओलंपिक। इसमें सुशील कुमार ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता, विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर मेडल जीता, गगन नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता, योगेश्वर दत्त इन्होंने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद 2016 का रियो ओलंपिक हुआ, इसमें PV सिंधु ने, यहाँ पे सिंधु हो जाएगा, बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता। साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद आया 2020 का टोक्यो ओलंपिक। इसमें PV सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में 65 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में 49 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद लवलीना बरगोहेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद मेंस फील्ड हॉकी टीम ने हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद जो लास्ट का लेटेस्ट वाला 2024 का पेरिस ओलंपिक, उसमें नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीता। मनु वाकर ने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु वाकर एंड सरजोत सिंह का टीम था, शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग में 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेंस हॉकी टीम में हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद लास्ट है अमन सेहरावत, इन्होंने रेसलिंग में 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ये सारे मेडलिस्ट के नेम थे जिन्होंने जो 2024 तक के पेरिस ओलंपिक तक में जिन्होंने मेडल को जीता है। तो मैं ओलंपिक का एक कंप्लीट डिटेल्स में जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं, पैरालंपिक्स हुए हैं, उसके बाद मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैं वीडियो बनाई हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैं कंप्लीट सारे फैक्ट्स को मैं इंक्लूड की हूँ और जो SSC 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे भी इंक्लूड की हूँ, जिससे कि आप लोग को आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इन द ईयर 1952 हु अमंग द फॉलोइंग sang songs in both Bengali and Marathi for film Amar Bhupali, which was being produced simultaneously in 2 languages? वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली के लिए बंगाली और मराठी दोनों में गाने गाए जिसे 2 भाषाओं में एक साथ बनाया जा रहा था? तो अमर भूपाली मूवी के लिए किस पर्सन ने बंगाली और मराठी दोनों लैंग्वेज में गाना गाए? ये थे मन्ना दे। तो ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली ऐसे ही याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, विच म्यूजिक कंपोजर डुओ वाज अवॉर्डेड विथ द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020? किस संगीतकार जोड़ी को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे आनंद मिलिंद। इनको 2020 के लता मंगेशकर अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया। तो लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो नेशनल लेवल का अवार्ड है और इसे किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है और इसे मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट देती है। ये कब शुरुआत किया गया इसका? 1984 ईस्वी में, 1984 में। और एक लता मंगेशकर अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जाता है जिसको बनाया गया 1992 ईस्वी में। और इस जो महाराष्ट्र वाले लता मंगेशकर अवार्ड को दिया जाता है उसे लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी बोला जाता है। अब इसमें मध्य प्रदेश के द्वारा जो दिया गया है अवार्ड उसको देखते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड जो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया 2019 में दिया गया शैलेंद्र सिंह को जो सिंगर हैं। 2020 में दिया गया आनंद मिलिंद को जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। 2021 में दिया गया कुमार सानू को जो सिंगर हैं। 2022 में दिया गया उत्तम सिंह को जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और 2023 में दिया गया KS चित्रा जो कि एक सिंगर हैं। अब जो महाराष्ट्र द्वारा दिया गया लता मंगेशकर अवार्ड उसे देखते हैं। तो ये 2019 का है। इसमें उषा खन्ना को दिया गया, म्यूजिक डायरेक्टर हैं ये। 2020 में दिया गया उषा मंगेशकर को, ये सिंगर हैं। 2023 में दिया गया सुरेश वाडकर जो सिंगर हैं। 2024 में दिया गया अनुराधा पौडवाल को जो कि एक सिंगर हैं। तो आप लोगों को ये दोनों अवार्ड में कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन में हिंट होगा जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये महाराष्ट्र का है कि या फिर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एट व्हाट लैटिट्यूड डज द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया ड्यूरिंग द समर मंथ्स? ग्रीष्म ऋतु के महीनों में पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर समर मंथ में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बहती है 14 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड पे। ऑप्शन नंबर 4 ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो जेट स्ट्रीम होता क्या है बेसिकली? तो जेट स्ट्रीम जो होता है हॉरिजॉन्टली ये फ्लो होता है अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर में। तो ट्रोपोस्फियर जो होता है फर्स्ट ही लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फियर, उस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है उसके अपर लेयर में ये जेट स्ट्रीम फ्लो होती है लगभग कितने एल्टीट्यूड पे? 20,000 से लेकर 50,000 के फीट पे हाइट पे। ये क्यों डेवलप होता है? ये डेवलप होता है जब टेम्परेचर्स का डिफरेंस होता है दो प्लेस पे, उसके कारण ये जेट स्ट्रीम डेवलप होती है। और इसे डिटरमाइन कौन करता है? जो सरफेस टेम्परेचर होता है उससे डिटरमाइन होता है कि जेट स्ट्रीम किस तरह का फ्लो होगा। अगर सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस होगा उसमें तो जेट स्ट्रीम फास्टर होगी, और अगर डिफरेंस कम होगा टेम्परेचर का तो वो स्लो होगी, उसका वेलोसिटी कम होगा। तो एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो प्लेस है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? जो हवा जो होगी वो हल्का होकर ऊपर उठेगी। ऊपर उठने से क्या होगा? यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। तो क्या होगा कि यहाँ से जो एयर है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ का जो हाई प्रेशर होगा तो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर में हवा जो है बहकर जाएगी। तो इसी फेनोमेना को कहते हैं कि जेट स्ट्रीम फ्लो हो रही है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होती है, उसके कारण जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा बहती है उसे कहते हैं जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो समर सीजन में फ्लो होते हैं। कब? कहाँ पे फ्लो होते हैं? 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। और जो विंटर वाले वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होते हैं वो विंटर सीजन में फ्लो होते हैं। और इसके कारण क्या होता है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो स्टेट्स हैं इंडिया के वहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं शॉर्ट में, W फॉर वेस्टर्ली, W फॉर विंटर। अब जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसका इम्पैक्ट वेदर पे पड़ता है
कोल्डर मंथ में। ये तो विंटर में फ्लो होती है तो कोल्डर मंथ में फ्लो होगा, इसका इम्पैक्ट आएगा। अब बहुत जो जितने तरह के जेट स्ट्रीम होते हैं उसे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहला पोलर जेट स्ट्रीम्स, ये कहाँ पे फ्लो होती है? 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में लैटिट्यूड पे, और ये नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों ही साइड के हेमिस्फीयर में फ्लो होती है। उसके बाद है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ये फ्लो होती है 30 डिग्री लैटिट्यूड लाइन पे। उसके बाद है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ये फ्लो होती है इंडियन जो पेनिनसुला है उसके ऊपर में, यानी कि इंडियन पेनिनसुला है इस तरह से, इधर पेनिनसुला है इंडिया है, उसके ऊपर वाले रीजन में ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम फ्लो होती है। उसके बाद है लास्ट सोमाली जेट स्ट्रीम्स, ये फ्लो होती है जो ट्रोपोस्फेयर का लोअर पार्ट होता है, जो लोअर प्लेसेस हैं वहाँ पे फ्लो होती है 5 किलोमीटर हाइट पे। तो इसका भी लोकेशन याद रखना है सोमाली जेट स्ट्रीम्स का। तो इस तरह से सारे जेट स्ट्रीम के जो कौन से कितने डिग्री के लैटिट्यूड पे फ्लो होते हैं और कौन से नॉर्थ साउथ इस तरह से कहाँ पे फ्लो होते हैं उसे आप लोगों को देख लेना है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। When was a madrasa opened in Kolkata to promote the study of Arabic, Persian and Islamic laws? अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इन 1781 में 1781 CE में कोलकाता में मदरसा को खोला गया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं इंडिया के, उन्होंने कलकत्ता में मदरसा को ओपन किया, इस्टेब्लिश किया 1781 ईस्वी में। और इसका ये किस लिए इस्टेब्लिश किया गया? टू प्रमोट स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्शियन, इस्लामिक लॉ एंड थियोलॉजी, ये सारे लैंग्वेज को पढ़ने के लिए ये मदरसा को ओपन किया गया कलकत्ता में 1781 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following festivals is dedicated to the sun god and his wife Usha for sustaining life on earth and granting wishes? निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है? तो ये है कौन सा फेस्टिवल? छठ पूजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो छठ पूजा जो है क्या है? हिंदू फेस्टिवल है। ये स्पेशली इंडियन स्टेट्स जो है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में मनाया जाता है। अब हम लोग जितने भी ऑप्शंस में फेस्टिवल को दिया गया उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में अगर दिया गया है तो ये आने वाले एग्जाम्स में उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फिर है विश्वकर्मा पूजा। तो विश्वकर्मा पूजा हर साल 16 से 18 सितंबर के बीच में मनाया जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और ये दिवाली के साथ साथ गोवर्धन पूजा जो होता है उसके बाद उस टाइम भी अक्टूबर नवंबर में भी किसी किसी प्लेसेस पे मनाया जाता है। उसके बाद है मदई फेस्टिवल। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये छत्तीसगढ़ का पॉपुलर फेस्टिवल है। ये हार्वेस्टिंग के लिए मनाया जाता है उसके सेलिब्रेशन में, और ये बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा मनाया जाता है जैसे कि गोंड्स, चारमा एंड कुरना। ये कब मनाया जाता है? दिसंबर से मार्च के बीच में। नेक्स्ट है सौरथ सभा। ये क्या होता है? ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, उससे 6 किलोमीटर लगभग नॉर्थ ईस्ट में एक विलेज है लोकेटेड, हिस्टोरिकल विलेज। वहाँ पे ये गैदरिंग होती है बहुत सारे मैथिली ब्राह्मण का। वो क्या करते हैं, यहाँ पे कपल को मैच करते हैं, और ये हिंदी महीने से ज्येष्ठ और आषाढ़ में मनाया जाता है, उसमें होता है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द हॉट विंड लू ब्लो? भारत के किस भाग में गर्म हवा लू बहती है? तो जो गर्म हवा बहती है उसे लू बोला जाता है। कौन से किस पार्ट में इंडिया के? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट के स्टेट्स में। तो और भी लोकल विंड्स है इंडिया के, उसे देख लेते हैं। तो आंधी है ये, जिसे काली आंधी भी बोला जाता है, ये इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में बहती है। उसके बाद है लू, जो कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया को अफेक्ट करती है मई और जून के महीने में। उसके बाद है काल बैसाखी।
जो कि ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश, उड़ीसा के कुछ पार्ट में, बिहार में, ये सारे स्टेट्स में बहती है। इसे असम में टी सावर भी बोलते हैं या फिर बारडोली चिल्ला, या फिर उड़ीसा में उसको बारदोई सीला और बारदोली छेदा भी बोला जाता है। उसके बाद है मैंगो सावर। ये कहाँ पे फ्लो होती है? ये इसका अलग नाम होता है, एक अप्रैल रेन्स भी बोला जाता है, या फिर समर सावर्स भी बोला जाता है, कॉफी सावर्स भी बोला जाता है, या फिर चेरी ब्लॉसम सावर भी बोला जाता है। इसके कई सारे नेम्स हैं। ये मेनली साउथ इंडिया में बहती है और मेनली कहाँ पे? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। नेक्स्ट और लास्ट विंड है एलिफेंटा। ये मॉनसूनल लोकल विंड है। ये इम्पैक्ट करती है मालाबार कोस्ट, जो इंडिया का मालाबार कोस्ट है वहाँ पे, यहाँ इसका इफेक्ट होता है, यहाँ वहाँ पे ये बहती है। तो मालाबार किस पार्ट में? जैसे कि ये इंडिया है तो इधर साइड क्या होता है? कोरोमंडल कोस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है? कुछ पार्ट में कोंकण कोस्ट और नीचे का पार्ट में मालाबार होता है। तो इस पार्ट में ये जो एलिफेंटा विंड है वो फ्लो होती है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने सेट 2 9 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया एसएससी सीजीएल के प्री का। तो मैं ट्राई करूँगी कि जो 2025 का प्री होने वाला है एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल एमटीएस सभी का मैं पेपर डिस्कस करूँगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारे जीके का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर डालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।